हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है। यानी सबसे पहले किसकी डिफिनीशन समझेंगे? प्रकाश। जब प्रकाश हमको समझ में आ जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझ में आएगा। प्रकाश का मतलब जनरली आप लोग देखते हैं कि प्रकाश का मतलब होता है कि प्रकाश खुद नहीं दिखता है, दूसरे वस्तु को देखने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। यानी क्या हुआ कि ये एक वस्तु हुई, अगर इस वस्तु को हम कहीं लाइट सोर्स के पास ले जाते हैं तो ये हमें दिखने लगती है, लेकिन हम उससे दूर लेके जाते हैं तो कम दिखती है, बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है तो दिखती ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट सोर्स जितना ज़्यादा होता है उतने ही अच्छे से ये क्या होता है, हमको दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ, अभी दिखाई क्यों देता है? ये दिखाई इसलिए देता है कि जब इस पर प्रकाश सोर्स पड़ता है तो वो वहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, यानी यहाँ से परावर्तित होगा। परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों के पास आता है और ये उनको देखने में मदद करता है। तो हम प्रकाश की परिभाषा ये होती है, यहाँ से समझेंगे। प्रकाश की परिभाषा होगी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है जो स्वयं नहीं दिखती लेकिन दूसरी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। कभी कभी इसकी डिफिनीशन ये भी कही जाती है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन पढ़ लिए। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो खुद नहीं दिखती है, यानी खुद दिखती नहीं है, नहीं दिखती बल्कि देखने में मदद करती है। क्या करती है? देखने में सहायता करती है। ये क्या करती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद नहीं दिखती लेकिन दूसरे वस्तु को, यानी जिस वस्तु के पास ये लाइट सोर्स जाता है उस वस्तु को देखने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें चुंबक का भी गुण पाया जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत थोड़े अमाउंट में पाया जाता है। और ये किस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, प्रकाश का गुण क्या होता है, यानी इसके गुण। गुण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके पास जाने पे क्या होता है, नज़दीक आने पे क्या होता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है, ये सब गुण में होता है। तो सबसे पहले प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे इसमें क्या, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वायु अथवा निर्वात में कौन कौन से माध्यम होते हैं, एक होता है वायु होता है और दूसरा होता है या फिर निर्वात। इसमें प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती हैं। यानी इसका 2 गुण हमने पढ़ा। पहली चीज़ क्या होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती बल्कि वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, ये एक तरंगों के रूप में भी चलता है। दूसरी, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तीसरी चीज होती है इसकी प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहां से ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। क्या है ये, परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब हो गया कि ऐसा पृष्ठ जिससे प्रकाश परावर्तित हो, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके पास, यानी इसके पास अगर प्रकाश को हम भेजेंगे तो इसके तल से, यानी स्पर्श तल से वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यहाँ से जो किरण आती है उसको बोला जाता है, इसका नाम होता है आपतित
किरण, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये क्या होता है? ये जो किरण आती है, दूसरा क्या होता है, यहाँ से ये किरण क्या हो जाता है, जैसे ही इसके पास हम लेके जाते हैं तो ये टकरा के वापस चली जाती है, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण। तीसरा, इस पे एक अभिलंब होता है, इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। ठीक। चौथी पॉइंट होती है इस, यानी इसको बोला जाता है आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और ये जो कोण होता है इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण होता है, और ये परावर्तक, और ये होता है आपतन बिंदु बोला जाता है इसको, आपतन बिंदु। ये पूरी संरचना है किसके? प्रकाश के परावर्तन की। ये संरचना किसकी है? प्रकाश के परावर्तन की संरचना है। अब इसको समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। प्रकाश का परावर्तन, जब यहाँ से आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक किरण आ रही है इस परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर। कहाँ पे आ रही है? आपतन बिंदु पर। और आपतन बिंदु पर पहुंचते ही ये टकराकर वापस अपने ही माध्यम में क्या, कहाँ चली जा रही है? वापस चली जा रही थी। हम इसकी परिभाषा देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। अगर हमें समझना होगा कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? बने कोण को आपतन कोण बोला जाता है। परावर्तन कोण जो होता है ये क्या होता है? आपतित किरण तथा अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि, इसकी परिभाषा समझिए, इसकी परिभाषा होगी कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह, ये सतह है ना, सतह का मतलब ये इसकी स्पर्श पॉइंट है, इसकी सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन मतलब आपतित की प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की क्या है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की ये किरण है। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम समझ लिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके फर्स्ट नियम होता है आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं? आप देखिए ध्यान से, यही प्रकाश का परावर्तन है। इसमें दो रूल काम करते हैं। पहला नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहाँ है? यहाँ है। आपतन बिंदु का मतलब इसको P समझ लीजिए। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। ये तल है, ये क्या है? स्पर्श तल है, तो एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया कि ये तीनों पॉइंट, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है आपतन कोण, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, इस वाले एरिया से, यहाँ से अगर आएगी, तो ये जितना टेढ़ा करके आएगा उतना ही टेढ़ा करके ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से परावर्तित होगा। यानी जैसे आएगा, अगर हम इसको और नज़दीक से भेजेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। अगर इसको हम और झुका के भेजेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। सबसे पहली परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा। अब हम समझेंगे क्या? दर्पण। दर्पण होता क्या है? दर्पण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि दर्पण क्या होता है, कि दर्पण जो आईना होता है, मिरर, उस मिरर को जब उसके पास हम जाते हैं तो उसको जब जिस पैकेट में होता है उसको खोलते हैं तो देखते हैं पीछे की तरफ एक लाल लेप होती है, उसको बोला जाता है लाल ऑक्साइड का लेप। उसका नाम क्या होता है? लाल ऑक्साइड का वो लेप होता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्या होता है, वो भी एक कांच ही होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है। वो कैसा, किसी भी तरह का कांच हो, गोला हो, समतल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, लेकिन वो कांच का एक टुकड़ा होता है। उसके पीछे एक लेयर में क्या लगाया जाता है? पारे की कलई की जाती है, पारे
की कलई या फिर लाल ऑक्साइड का क्या होता है, लाल ऑक्साइड का लेप होता है। इस पे क्या होता है, लाल ऑक्साइड का लेप होता है। यानी जब हम दर्पण को समझ रहे हैं, दर्पण का मतलब जनरली जब हम देखते हैं तो दर्पण पे क्या होता है, एक तरफ कुछ ना कुछ उस पर लिपा जाता है, यानी पारे की कढ़ाई की जाती है या फिर लाल ऑक्साइड का लेप होता है। और दूसरा तल क्या होता है, दूसरे तल में हम अपने आप को देखते हैं। अभी आपने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा, प्रकाश की डिफिनीशन में बताया गया था कि प्रकाश क्या होता है, दूसरी वस्तु को दिखाता है। अगर इस पर लाइट की सोर्स पड़ी और वो हमारी आंखों के पास आएगी तभी ये मुझे दिखेगा। तो वैसे ही जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण में हमारे फेस की पूरी इमेज जाती है और वो इमेज रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। जब वो वापस हमारे पास आती है तब वो क्या होता है, वो हमें दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण का मतलब कि दर्पण एक प्रकार का क्या है, एक कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है, टुकड़ा होता है। दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है। मान लीजिए एक दर्पण है, इस तरह का भी दर्पण हो सकता है। एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई की गई होती है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। उसको क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। यानी दर्पण क्या होता है कि एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा दूसरा तल परावर्तक हो तो उसको दर्पण बोलते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब दूसरी डिफिनीशन हमको पढ़नी है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण। इसको समझने के लिए गोली दर्पण को समझते हैं। गोली दर्पण का मतलब होता है, अभी हमने बताया कि दर्पण का मतलब एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा दूसरा तल परावर्तक होता है, उसको दर्पण बोलते हैं। गोली दर्पण का मतलब ये भी कांच का एक गोले यानी खोखला गोला होगा, उस खोखले गोले का कटा गोला है तो इसका मतलब खोखला गोला होगा, और उस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होगा और गोली हो गया। यानी गोली का मतलब एक खोखला गोला होगा, उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा। और दर्पण का मतलब, दर्पण की परिभाषा अभी बताई गई थी। दर्पण का मतलब उसके एक तल पर अगर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें तो क्या हो जाता है, वो गोली दर्पण हो जाएगा। जनरली आप देखिए, अगर ये कांच का एक टुकड़ा है ऐसे रिंग में रहे और उस कहीं भी उस पर लेप न लगा हो तो हम उसको इस पार से उस पार देख सकते हैं। लेकिन अगर उसके एक तल पर हम पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे तो क्या करेगा, किसका काम करने लगेगा। यानी ये कांच का पहले टुकड़ा था, कांच का टुकड़ा, जैसे ही इस पर लेप लगा दिए, लेप लगाने के बाद क्या हो गया, ये इस पर हम जैसे ही लेप लगा देंगे तो इसके सामने से जब भी हम इस पे अपने आप को देखेंगे तो हमारा चेहरा दिखाई देने लगेगा। यानी ये किसका काम करने लगा, अब ये दर्पण का काम करने लगा। दर्पण का पहले क्या था, गोला था, गोला कांच का एक टुकड़ा था, जैसे ही इस पर लेप लगा दिए तो ये दर्पण का काम करने लगा। अब ये क्या बन गया, गोली दर्पण बन गया। यानी गोली दर्पण की परिभाषा हो जाएगी, कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके कांच का एक खोखले गोले का टुकड़ा होता है, कटा हुआ भाग, जिसके एक तल पर पारे की कलई की गई हो तथा दूसरा तल परावर्तक हो, उसको क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। अब हम समझते हैं गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंड डिफिनीशन इसकी, गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला नंबर होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा नंबर होता है उत्तल दर्पण। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण का मतलब, अब देखिए गोली दर्पण दो तरह का होता है। ये गोली दर्पण है, इसकी किसी भी यानी बाहर की तरफ अगर करेंगे तब भी ये गोली दर्पण होगा, अगर अंदर की तरफ करेंगे तब भी ये क्या होगा, गोली दर्पण होगा। यानी ये भी एक गोली दर्पण है, ये भी एक गोली दर्पण है। अब हम समझेंगे कि इसमें अवतल दर्पण कौन होगा, उत्तल दर्पण कौन होगा, इसको समझते हैं। अवतल दर्पण का मतलब हो गया कि मान लीजिए अवतल दर्पण होता क्या है, देखिए यहाँ पे फिगर से समझते हैं। ये अवतल दर्पण है। मैं आपको यही बता दूं कि ये एक गोला होता है। अगर इसके एक तल पर हम किसी भी तल पर हम क्या कर देते हैं, पारे की कलई कर देते हैं या फिर लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। ये क्या किया गया है, ये लाल ऑक्साइड का लेप लगा है। लाल ऑक्साइड का क्या है,
लेप लगा है। अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। ये पारे की कलई की गई है और इसका दूसरे तल पर ये दूसरा तल परावर्तक हो गया। आप जानते होंगे कि अगर ये गोला होगा तो हमने पढ़ा होगा कि जो सर्कल होता है, सर्कल मतलब ये गोला है, उस गोले में एक सेंटर होता है जिसको सी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो इस केंद्र को यहाँ दर्पण की भाषा में क्या बोला जाएगा? वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको समझते हैं, इसको क्या बोला जाएगा? ध्रुव। और इन दोनों के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस बोला जाएगा। अब इनकी परिभाषा के एक बार क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज होती है, ये गोली दर्पण था, तो गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, इसकी परिभाषा कैसे होगी? वक्रता केंद्र की परिभाषा कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या होती है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच को क्या बोला जाता है? फोकस होता है। यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? उस गोली दर्पण का फोकस कहलाता है, या फोकस कहलाता है, या मुख्य फोकस कहलाता है। कोई भी डिफिनीशन आएगी, इसको F से इंडिकेट करते हैं। तो अब समझते हैं हम उत्तल दर्पण। यहां पे हमको समझना है अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण का मतलब हो गया कि अवतल दर्पण की फिगर देखिए ध्यान से। ये क्या है? दर्पण, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर है अवतल दर्पण, दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब अभी आपने अभी इसको पढ़ा था कि ये एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, तो इसका एक यहाँ पे क्या होगा? केंद्र होगा, जिसको C से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको F से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको P से इंडिकेट करेंगे। आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस। इसको क्या बोला जाता है? दर्पण का फोकस। इसको दर्पण का फोकस बोलेंगे। और ये पॉइंट होता है ध्रुव। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे किया गया है पारे की कलई की गई है। क्या किया गया है? पारे की कलई की गई है। कहाँ पे पारे की कलई की गई है? यहाँ पे की गई है, बाहर की तरफ। तो अब आपको पता है कि दर्पण का मतलब होता है कि एक तरफ यानी एक तल पर पारे की कलई की गई हो और दूसरा तल क्या हो? परावर्तक हो, तो उसको दर्पण बोलते हैं। इस तल पर पारे की कलई की गई है और दूसरा तल इसका क्या है? ये अंदर वाला जो भाग है, और ये क्या है? ये परावर्तक हो गया। यानी यहाँ पे हम अपने आप को अगर देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इमेज इस पे दिखाई देगा। तो अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे? अवतल दर्पण होता क्या है? अवतल दर्पण की परिभाषा हो जाएगी कि गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लालक साइड का लेप लगा होता है, उसको गोली दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण की डिफिनीशन होगी कि एक ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए, ये बाहरी तल है जिसको उभरा हुआ तल बोला जाता है, जिसके उभरे हुए तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा हो, और धसा हुआ तल यानी अंदर का धसा हुआ तल परावर्तक हो। इस तल को क्या बोलते हैं? ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल हो तो उसको क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल, उभरे हुए तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा हो तथा धसा हुआ तल परावर्तक हो, उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। दूसरी डिफिनीशन हम समझेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण सेम इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इसके, ये देखिए ये उत्तल दर्पण है। इस तल पर क्या की गई है? पारे की कलई की गई है, और इसका उभरा हुआ तल क्या है? परावर्तक है। ये तल क्या है? परावर्तक तल है। तो अब इसकी डिफिनीशन हम कैसे समझेंगे? इसकी डिफिनीशन ठीक इसके उल्टे हो जाएगी। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी कि
उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके धंसे हुए तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा हो और उभरा हुआ तल क्या हो, परावर्तक हो, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, उत्तल और अवतल दर्पण। एक बार हम फिर से फिगर बना रहे हैं। ये है अवतल दर्पण और ये है हमारा, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पे होता है फोकस एंड यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। यहाँ पे पॉइंट P है, ये दोनों का ध्रुव है। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि जब भी हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है। कहाँ पे रखी जाती है, बाईं तरफ। यानी वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, इसके बाईं तरफ रखी जाती है, बाईं तरफ। वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं। ये इसका बाईं तरफ हो जाएगा। अब समझते हैं कि इस पे ये काम कैसे करता है। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए ये कैसा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, पहली कंडीशन इसकी है, और ये किसकी क्या है, दूसरी कंडीशन है। तो अवतल दर्पण के लिए पहली कंडीशन बनती है प्रतिबिंब बनाने के नियम है। इसके 3 नियम है, 3 नियम इसके भी हैं। तो समझते हैं नियम क्या है। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष। इस अक्ष को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। यही मुख्य अक्ष है, इसी पर पूरा का पूरा दर्पण टिका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी, इसके प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है कि अगर किसी दर्पण में, कौन सा दर्पण होना चाहिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी कंडीशन बनती है कि दूसरी कंडीशन बनती है कि फोकस पर आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी फोकस पर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी कंडीशन बनती है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती हैं। इसमें 3 कंडीशन बनाई गई है। पहली कंडीशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। दूसरी कंडीशन बनती है कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी। अब इसकी भी 3 कंडीशन है, समझते हैं सेम चीज। अब इसमें क्या होता है कि आपसे हम बता दें, पहली कंडीशन बनेगी कि ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये भी क्या है, मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। आपको पता है कि ये यहाँ पे आएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसके अंदर नहीं आएगी। तो क्या होगा कि आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन जाएगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो इसकी परिभाषा कैसे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस दर्पण के, यानी उत्तल दर्पण के फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा कंडीशन बनता है कि मान लीजिए यहां से ये जा रही है। दूसरा कंडीशन बन रहा है कि ये दर्पण है, इस दर्पण के फोकस की तरफ मान लीजिए यहां से क्या आ रहा है, एक लाइट सोर्स आ रहा है, और जैसे ही ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सीधा चला जाएगा। तो इसकी कंडीशन ये क्या बनती है कि दर्पण के, यानी उत्तल दर्पण के फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उससे मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तीसरी कंडीशन बनती है कि मान लीजिए एक किरण क्या है, इस तरह से आ रही है, ऐसे आए और ऐसा लग रहा है कि ये किरण इसके वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है। तो इसकी डिफिनीशन, ये प्रतिबिंब बनाने के नियम है। पहला इसमें हमने बताया आपसे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
अब उससे उसके फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। दूसरा कंडीशन मैंने बनाया कि अगर फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरी कंडीशन इसमें बनती है कि अगर दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। ये प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है दर्पण में उसको समझेंगे। चलिए हम समझते हैं कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या समझेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है, कितनी स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहली स्थिति इसकी होती है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, अनंत पर हो। पहली कंडीशन होती है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। अनंत का मतलब हो गया ये दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है और इस दर्पण के सामने एक वस्तु यहाँ पे रखी गई है। तो इस कंडीशन में ये फोकस हुआ, ये सी हुआ। तो पहली कंडीशन बनेगी कि प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र से आएगी और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। दूसरी कंडीशन होगी कि प्रकाश की किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। तो आप देखेंगे अगर फिगर सही से बनाएंगे तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। फिगर ठीक से बनाइएगा, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मगर फिगर इसका क्या करेंगे, ठीक से बनाएंगे। तो जैसे ही इसको अच्छे से बनाएंगे तो पहले देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की जरूरत पड़ती है। हमने 3 नियम पढ़े थे प्रतिबिंब बनाने के। पहला नियम था कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होगी, फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा होता है अगर फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। तीसरा होता है अगर वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। इसमें से कोई भी दो आप पोजीशन ले लेंगे, उस पोजीशन से आपका जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा और उसी पॉइंट को उससे सीधे सीधे मिला लेंगे। तो इसको ठीक से बनाइएगा। ये कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और आपको पता है इसकी साइज अगर आप देखेंगे, इसकी साइज क्या है, इस वस्तु की साइज से छोटी होती है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, मैं आपसे बता दूं कि जितना भी प्रतिबिंब दर्पण में, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन बनती है, अवतल दर्पण में ढेर सारी कंडीशंस हैं। तो अवतल दर्पण में जितनी भी कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। यानी वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, या उल्टा होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा क्या होगा, वस्तु से छोटे आकार का दर्पण के फोकस पर बनता है। कब बनता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार का कहाँ बनता है, दर्पण पर बनता है। दूसरी कंडीशन हम समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये तो पहली कंडीशन हो गई। जब वस्तु, अब देखिए क्या होता है कि वस्तु पहले अनंत पर रखी गई थी, अब अनंत से थोड़ा नजदीक लाएंगे। तो जैसे ही इसको नजदीक लाएंगे तो क्या होगा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसको समझते हैं। ये दर्पण है और यहाँ पे क्या किया गया है, वस्तुओं को रखा गया है। यहाँ पे क्या किया गया, वस्तु को रखा गया है। ये क्या है, यहाँ पे रखा गया है। अब इस कंडीशन में आपने पहले
टर्म पढ़ा है, कोई भी आप कोई भी तरह का, जैसे प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए गए, तीनों में से 2 रे आप चाहे जो भी 2 किरण को आप लेके उसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जो लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर ने ये बताया है तो आप वही लो या ऐसा लो, कुछ भी नहीं है, आपको जो सूटेबल लगता है आप उसको बना सकते हैं। माप के बनाएंगे तो क्लियर आएगा। तो सबसे पहली किरण हम यहाँ से लेकर आए, इससे कवर हुआ, दूसरी किरण यहाँ से लेकर आए, इससे कवर हुआ, यानी इस कंडीशन को हम समझेंगे ये क्या है, एक वस्तु है। क्या है? वस्तु। और ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है ये? प्रतिबिंब है। अब इसको समझते हैं क्या होता है कि इस स्थिति में, किस स्थिति में, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। मैंने अभी आपसे बताया कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। तो उल्टा बनने का मतलब क्या हो गया? वास्तविक हुआ। क्या है? वास्तविक। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार का दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है ना। थर्ड नंबर इसका क्या है, इसको समझते हैं। एक बार फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ये कौन सी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी गई हो, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार का दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। सबसे पहली चीज मैं आपसे बता दूं कि अनंत का मतलब क्या होता है। अनंत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर होगा। इस सेंटर, यानी हम देखते हैं कि अगर इस सेंटर का ये एक रेंज है, यानी ये इसका एक क्या है, एरिया है, इस एरिया में हम आएंगे तो हम बोलेंगे कि हम गोले के अंदर आ गए हैं, लेकिन इस एरिया से जरा सा भी हम बाहर हैं तो हम बोलेंगे हम गोले से कहाँ हैं, बाहर हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से, यानी ये दर्पण है, दर्पण के वक्रता केंद्र की एक रेंज होगी, उसकी रेंज से अगर बाहर हम कोई वस्तु रखेंगे तो हम बोलेंगे कि वस्तु कहाँ रखी गई है, उस दर्पण से अनंत पर रखी गई है। अनंत का मतलब हो गया उसकी रेंज से बाहर रखी गई है। तो इसमें हमने समझा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार का दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है। ठीक है, इसकी तीसरी कंडीशन समझते हैं। तीसरी कंडीशन होती है थर्ड नंबर की। इसमें क्या है, इसमें हम समझेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। अब इसको समझते हैं। इसमें क्या होगा कि ये क्या है, एक दर्पण है, इस दर्पण का एक वक्रता केंद्र ये C है, ये F है। ठीक है, पहले हमने वस्तु को अनंत पर रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, और इस कंडीशन से ठीक फिगर बनाएंगे तो हम देख पाते हैं कि प्रतिबिंब तो उल्टा बन रहा है। उल्टा बना, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इन दोनों की साइज देखने में बराबर है। नाप के बनाइएगा इसको अच्छे से, ये बराबर ही बनेगा। तो बराबर हो गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या हैं, बराबर है। और उल्टा होने के नाते क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक। पहली कंडीशन क्या बन गई कि बराबर है, दूसरी कंडीशन ये वास्तविक है। क्यों वास्तविक है, क्योंकि उल्टा बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इस स्थिति में, किस स्थिति में, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसकी कंडीशन फिर से एक बार समझिए। क्या हो गया, तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चौथी कंडीशन इसकी समझते हैं। चौथी कंडीशन होती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो। किस कंडीशन में, अब देखिए इसको समझते हैं। आपको पता ही होगा ये कैसा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे C यानी ये वक्रता केंद्र होता है। अब इसको समझते हैं कि कहाँ पे स्थित है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित होता है। इस स्थिति में समझिए कि
पहली किरण यहाँ से आई, ये ऐसी चली गई, दूसरी किरण कहाँ से जा सकती है, दूसरी किरण यहाँ से अगर जाएगी, यहाँ से ये यहाँ से जाएगी तो आप इसको देखेंगे ये कंडीशन बनेगी, यानी ये यहाँ से जाएगी तो थोड़ा सा अच्छे से माप के बनाइएगा इसको। तो जैसे इसको बनाएंगे तो ये क्लियर फिगर बनेगा। फिलहाल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पहले ही बता दूं कि ये लेक्चर किसी पूरे लेसन का, ये यहाँ पर किसी की क्लास नहीं चल रही है, ये पूरे लेसन की एनालिसिस है। इसमें आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे, चाहे वो बहुविकल्पी के हों, दीर्घ उत्तरी हो, अति लघु हो, ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर किसी भी में भी आ सकते हैं। मान के चलिए कि कम से कम आपका 7 से 8 नंबर इस लेसन से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है क्या कि इस कंडीशन में ये 2 किरण हो गई, दोनों किरण की रेंज ये होगी और प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। आपने देखा कि वस्तु जब अब इस कंडीशन में करेंगे क्या, उल्टा बन रहा है, इसका मतलब हमने पहले ही बता दिया था वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अगर मैंने पहले ही बता दिया था किसी भी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं कि वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, बड़ी है, यानी ये बड़ा बन रहा है। किससे, वस्तु से। तो हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, इसकी परिभाषा देंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का दर्पण के फोकस तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। फिर से एक बार क्लियर करिए कि कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का दर्पण के वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अगली कंडीशन है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो। ठीक है, कहां पे स्थित हो, ये वस्तु कहां पर स्थित है, दर्पण के फोकस पे। 5वीं कंडीशन है ये, जब वस्तु दर्पण के फोकस पे, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये होता है, इस दर्पण के ऊपरी तल पर पारे की कलई की गई होती है तथा धंसा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। यहाँ पे फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होती है। हमने बताया, अभी हमने पढ़ा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और हमने फोकस पे रखा। अब ये कहाँ पे रखी जा रही है, वस्तु फोकस पे रखी जा रही है। कहाँ पे रखी जा रही है, वस्तु फोकस पर रखी जा रही है। इस स्थिति में होगा क्या, देखिए पहली कंडीशन मैंने बताया कि यहाँ पे थी, फिर इसके बीच में रखी गई थी। अब तीसरी कंडीशन है कि यहाँ पे फोकस पे रखी जाएगी तो ये किरण ऐसे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, दूसरी कंडीशन होगा क्या, ये यहाँ से चली है, अब ये कवर कैसे करेगा, तो देखिए ये किरण जाएगी इस तरफ इसका एरिया होगा। आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से जा रही है, तो इसके अगर इससे इसका सीध मिला हुआ है तो ये इस पे जैसे ही पड़ेगी ये इसी मार्ग में सीधे लौट आएगी। और आपको बता दें कि ये कहीं जाके अनंत पे कवर करेगी। कहाँ पे, अनंत पे। ये कौन सा पॉइंट है, अनंत का। कैसा पॉइंट है, अनंत का। यानी इसकी कंडीशन क्या बनती है कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, पहले तो बता दूं कि उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा। दूसरे में बता दूं कि क्या बन रहा है, उल्टा बनेगा, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। और तीसरी कंडीशन बन रही है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु की साइज इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब की साइज इतनी बड़ी है। तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का दर्पण से अनंत पर बनता है। फिर से एक बार क्लियर करिए, जब वस्तु दर्पण तथा फोकस जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का अनंत पर बनता है। ठीक है, इसकी लास्ट कंडीशन क्या होती है, इसको समझते हैं एक बार।
इसकी आखिरी कंडीशन होती है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। कहाँ स्थित हो? जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित होती है। इसको समझते हैं। जब वस्तु कहाँ पे स्थित होती है? वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होती है। इस स्थिति में होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपको पता है ये क्या है, ये C की पॉइंट है, ये F की पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? फोकस होता है। ये क्या है? ध्रुव। मैंने आपको पहले बता दिया, ये वक्रता केंद्र बोला जाता है, ये फोकस होता है, ये ध्रुव होता है। अगर वस्तु यहाँ पे रखी जाती है तो पहली कंडीशन बनेगी क्या? अगर समानांतर जा रही है तो ऐसे निकल जाएगी। देखिए ध्यान से। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? अब सेम अगर इसको हम देखिए, ये कहाँ गई? समांतर गई, तो ऐसे निकल गई। दूसरी कंडीशन अगर हम ऐसे बना देंगे, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम मुख्य वक्रता केंद्र की तरफ से अगर इसको कवर करेंगे तो ये क्या होगा? ये देख रहे हैं, ये इस तरफ जाते वक्त ये फैलती हुई चली जा रही है, ये सिकुड़ नहीं रही है। पहले बहुत नजदीक थी, फिर दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, दूर होती चली जाएगी, यानी ये नजदीक में नहीं आएगा। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे है? ये प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ, और ये होगा क्या? मैं आपसे बता दूं कि ये एक डॉटेड लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? डॉटेड का मतलब क्या होता है? आपको पता है ये कैसा दर्पण है? ये एक अवतल दर्पण है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आभास होगा हमको। कैसा होगा? आभास होगा। या और आपने देखा होगा कि अभी तक जितने प्रतिबिंब बन रहे थे उल्टे बन रहे थे। वस्तु ऐसे खड़ी हुई है और प्रतिबिंब भी ऐसे खड़ा हुआ है, लेकिन बाकी कंडीशन में क्या था कि वस्तु सीधे सीधे थी और प्रतिबिंब सीधे उल्टा रहता था। तो ये मैं आपसे बता दूं कि जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, लेकिन अगर सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। क्या होगा? आभासी। ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी? अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? कब? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। ये कंडीशन हो गई किसकी है? अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अभी तक हमने समझा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या होती है। हमारा दूसरा लेक्चर होगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। हम आपसे बता दें कि इसमें प्रतिबिंब बनाने की केवल एक स्थिति होती है। वो होती क्या है? समझते हैं इसको। ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में धंसे हुए भाग पर पारे की कलई की जाती है तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि जब भी किसी दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है तो वस्तु किस तरफ रखी जाती है? दाहिनी तरफ रखी जाती है। यानी वस्तु हमेशा बाईं तरफ वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं तरफ रखी जाती है। दर्पण के हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं तरफ। और यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखेंगे तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए गए थे। पहला कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, अगर फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, अगर वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है तो वक्रता केंद्र से ही जाती हुई प्रतीत होगी। तो हम इसको समझेंगे कि पहली कंडीशन मान लीजिए ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ऐसे जाएगी तो हमें आभास होगा कि ये यहाँ से जा रही है। दूसरी कंडीशन अगर हम कवर करेंगे, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण क्या है? इधर पे आ रही है। किसके पास आ रही है? ये आ रही है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाइएगा। ये आ रही है फोकस की तरफ आ रही है, तो यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी फोकस की तरफ आएगी तो मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और मैं आपसे बता दूं कि ये थोड़ा सा फिगर ठीक से बना नहीं है, अगर इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये आके आप लोग अच्छे से इसका फिगर बनाइएगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। इसको ठीक से बनाइएगा। देखिए मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ कि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, तीनों में से कोई 2 कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपका फिगर बन जाएगा। इसमें ठीक से बना नहीं है क्योंकि हमने नाप तोल के तो बना नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार फिर से बना लीजिएगा। तो क्या होगा, प्रतिबिंब, फोकस, और ये पॉइंट क्या होती है, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोला जाता है? ध्रुव, यानी पॉइंट पी। तो एक उत्तल दर्पण में केवल एक कंडीशन होती है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। मैंने पहले ही आपसे बता दिया, सीधा बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ? आभासी होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में उत्तल दर्पण में हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखिए, अनंत पे रखिए, किसी भी जगह पे आप रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, तथा वस्तु से छोटे आकार का कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। तीसरी कंडीशन अब तो हमने समझा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा समझे, प्रकाश का परावर्तन समझे, प्रकाश के परावर्तन के गुण समझे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का हमने नियम पढ़ा, नियम को हमने देखा, प्रकाश का गुण हमने पढ़ा। तीसरी हमने दर्पण को पढ़ा, दर्पण, गोली दर्पण को पढ़ा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनको पढ़ा, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं वो हमने पढ़ा, और प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशंस होती हैं, यानी कितनी स्थितियां होती हैं उसको पढ़े। अब हम पढ़ेंगे दर्पण का फार्मूला क्या होता है, यानी दर्पण का फार्मूला। ठीक है, फार्मूला का इसको हम समझेंगे। देखिए कोई भी दर्पण होगा उसके लिए एक ही फार्मूला है, तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण को लेते हैं। आपको पता है ये एफ होता है, पॉइंट क्या होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है, ये पॉइंट पी होता है, इसको ध्रुव बोला जाता है, यानी ये दर्पण होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। पहली कंडीशन हम देखेंगे कि दर्पण, आपको पता है कि जैसे ही ये सर्किल आपने देखा होगा कहीं पे, तो सर्किल में इसको क्या बोला जाता है? आर, रेडियस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आर बोला जाता है। ठीक है, ये आर होता है। तो यहाँ पर ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ये क्या होगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसका नाम होता है, इसका नाम क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, ये पॉइंट से इसको एफ से इंडिकेट किया जाता है, इसको बोला जाता है दर्पण का मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ठीक है, ठीक है, पहली 2 पॉइंट मिल गई। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर हमने रखा। जैसे ही हमने यहाँ पे रखा तो पहली कंडीशन यहाँ से गया, यहाँ पे कवर किया, यहाँ से गया तो यहाँ पे कवर किया, तो हमने पाया कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये क्या है? ओ डैश है, ये आई डैश है। ठीक है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो हम इसमें समझते हैं कि वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। आपने ये जो डिस्टेंस देखी होगी, ये डिस्टेंस v को इंडिकेट करती है। इसका मतलब होता है, ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है प्रतिबिंब दूरी को। किसको दिखाता है? ये प्रतिबिंब दूरी को। और ये जो कंडीशन है ये दिखाती है वस्तु दूरी को। तो एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। ये कंडीशन किसको दिखाएगी? ये दिखाएगी वस्तु दूरी को। अब इसको एक बार समझिए ध्यान से। फिगर थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया होगा, लेकिन आप लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ये क्या है? वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी का मतलब हो गया कि ये ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोला जाता है। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? यू से इंडिकेट करते हैं। दूसरी पॉइंट होती है दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को इंडिकेट किया जाता है एफ से। इसको क्या बोला जाता है? फोकस दूरी। और तीसरा होता है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। हमने तीनों कंडीशन पढ़ी। अब ये क्या है? प्रतिबिंब है। आपने देखा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की साइज हो गई। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब
दूरी बोला जाता है। यानी इन सब से हमको एक चीज़ क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पे पहले आता था कि डेरिवेशन करने के लिए यानी निगमन किया जाता था कि दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। किसी भी दर्पण के लिए कभी कभी उत्तल दर्पण के लिए पूछ देता था, कभी कभी अवतल दर्पण के लिए पूछ देता था। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसका होगा फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये इसका फार्मूला है। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। ये एक दर्पण है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण में एक वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर रखी गई है? u दूरी पर रखी गई है एक वस्तु, और u दूरी पर रखने पर इसका प्रतिबिंब बना i डैश कितनी दूरी पर बना? v दूरी पर। तो यानी वस्तु दूरी ये हो गई u और प्रतिबिंब दूरी हो गई v। दूसरा, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? f है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है। यानी वक्रता त्रिज्या मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब समझते हैं कि फार्मूला होता कैसे है, इसका यूज क्या होता है, ये किस तरह से। पहले इसका निगमन वगैरह आता था, लेकिन अभी फिलहाल निगमन वगैरह नहीं आता है, तो हमें केवल फार्मूले को समझना है। फार्मूला में u क्या होता है, हम फार्मूला एक बार फिर से लिखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ f क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोला जाता है? फोकस दूरी। u क्या है? ये क्या है? वस्तु दूरी। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। और ये तीसरा नंबर होता है, इसको बोला जाता है प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिबिंब दूरी बोला जाता है। हम तीनों चीजों को बता दिए, अब हम इसको समझाते हैं। फोकस दूरी का मतलब दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी बोला जाता है। दूसरा कंडीशन होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? वस्तु दूरी बोला जाता है। तीसरी कंडीशन होती है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब दूरी। अब हम समझते हैं कि इनके साइन क्या होते हैं, यानी ये किस तरह से इसका साइन कब प्लस होगा कब माइनस होगा। अब इसको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये क्या है? 4 तरह के निर्देशांक होते हैं। ये फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से आपको पता होगा कि ऊपर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। दाहिनी तरफ की दूरी धनात्मक होती है, बाएं तरफ की ऋणात्मक और नीचे की ऋणात्मक होती है। यानी अगर इनकी डायरेक्शन हमको क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो हम प्लस जा रहे हैं, बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस जाएंगे, और दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस जाएंगे। अब समझिए हमको कैसे क्लियर होगा कि हम किधर प्लस लेंगे किधर माइनस। ये जो किसी भी दर्पण का ध्रुव होता है वही क्या होता है? उसका मुख्य बिंदु होता है। इसको बोलते हैं मुख्य बिंदु। अभी हमने आपसे बताया था कि मुख्य बिंदु का मतलब इस अक्ष को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य बिंदु से जाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो ये मुख्य बिंदु होता है। इस बिंदु के बाईं तरफ की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं। ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, नीचे की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब समझते हैं ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपको पता है ये F होता है, ये C होता है, यहाँ पे R होती है, यहाँ पे क्या होता है? F होता है। यानी वस्तु भी आपको हमने बताया था, जस्ट अभी बताया कि वस्तु हमेशा किसी भी दर्पण के सामने वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं तरफ रखी जाती है। यानी वस्तु दूरी u जो होता है हमेशा क्या होता है? प्रत्येक कंडीशन में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आपको बता दें कि अब आपने पढ़ा, अभी जस्ट हमने आपसे बताया कि प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या क्या होती है। तो पहली स्थिति मैंने बताया था कि जब वस्तु दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता था? वस्तु का प्रतिबिंब बनता था फोकस पर। यानी इस कंडीशन में कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब फोकस पे बनने का मतलब क्या हो गया? इसको समझिए। फोकस पर बनने का मतलब ये हो गया कि जैसे फोकस पर बन गया, फोकस पर बनेगा तो यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी कहाँ पे है? बाईं तरफ ही है। तो ये कंडीशन बन गई। हमने देखा है कि सभी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बाईं तरफ ही बन रहे हैं, चाहे उल्टे बने चाहे सीधे बने, लेकिन बन कहाँ रहे हैं? बाईं तरफ। तो प्रतिबिंब बन रहे हैं बाईं तरफ। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? v होता है। तो यानी प्रत्येक कंडीशन में v क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है। इस स्थिति में वस्तु
का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दाहिनी तरफ बनता है, और दाहिनी तरफ की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी एक कंडीशन में केवल v की वैल्यू धन होगी, बल्कि प्रत्येक कंडीशन में क्या होती है, v की वैल्यू अवतल दर्पण के लिए ऋण ही होती है, u की वैल्यू किसी भी दर्पण के लिए माइनस होती है, f की वैल्यू अवतल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि आपको पता है f हमेशा बाईं तरफ होगा। दूसरी कंडीशन, अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए f की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी, लेकिन u की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होगी, उत्तल दर्पण में के प्रत्येक कंडीशन में u माइनस होगा, f प्लस होगा और v प्लस होगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल बता देते हैं। एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है, एक कंडीशन इसकी बता दी जाती है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन 2013, 2014, 2015, 2017 में पूछा गया है। 2014, 15, 16, 17, 18 तक पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दी गई है। गोली दर्पण की क्या दी गई है, मैंने आपसे एक चीज़ नहीं बताया, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है। मैं आपसे बता दूं कि अगर कोई दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, मैं एक चीज़ आपसे बता नहीं पाया, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो उनके लिए कभी कभी फार्मूला पूछा जाता है कि f यानी वक्र, मुख्य फोकस और वक्रता की त्रिज्या को किससे इंडिकेट करते हैं, r से इंडिकेट करते हैं। कहीं कहीं माइनस r, कहीं कहीं प्लस r, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, r का मतलब वक्रता त्रिज्या ही होता है। तो f और r में क्या होता है, एक संबंध पता करना होता है। संबंध क्या है, इसमें क्या संबंध है, यानी इसमें इनके बीच में रिलेशन क्या है, RELATION, इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन हमको पता करना होता है। तो हम समझेंगे कि इसका रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है कि F इक्वल टू होता है, आपने देखा होगा, जस्ट मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि ये क्या है, फोकस, ये वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे होता है फोकस। आपने देखा होगा कि जो फोकस होता है हमेशा वक्रता केंद्र के बीच में होता है। ये डिस्टेंस r होती है, जिसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। वक्रता त्रिज्या का मतलब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो r क्या होता है, r की वैल्यू हमेशा f से दुगुना होता है। यानी अगर हम ऐसे समझे तो r का आधा क्या है, f है। ये दूरी फोकस दूरी होती है, आप देख रहे हैं कि ये दूरी आधी होगी इसकी, यानी इसकी आधी होगी। तो f इक्वल टू होता है r/2। ये पहली कंडीशन बन गई। दूसरी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है आपको r इक्वल टू 2f। ठीक है, r इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 2f। तो इस पर एक क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जनरली। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, कहीं कहीं ढेर सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में 3 नंबर में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन हम पूरा लिख दे रहे हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन 2014, 15, 16, 17, 18 में पूछा गया है। इसमें दिया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, r की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ये भी नहीं बताया गया है कि ये गोली दर्पण कौन सा है। अगर अवतल दर्पण होता तो r की वैल्यू हम माइनस करते, अगर उत्तल दर्पण होता तो हम प्लस करते, बट ये नहीं कहा गया है, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ये 20 सेंटीमीटर में है, हमसे पूछा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा,
F इक्वल टू वाट। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। आपके पास सूत्र क्या है, फार्मूला है कि F इक्वल टू होता है R/2। R की वैल्यू 20 है और यहाँ पे 2 का मतलब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस लेसन का एक्सरसाइज जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।